ठीक है। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था क्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक, उसमें फिर हमने ये देखा था कि जो क्या नाम था उनका जिन्होंने सिद्धांत दिया था, एल्फ्रेड वेगनर 1912 में उन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो उन्होंने सिद्धांत बताया, उन्होंने उनके मुख्य सिद्धांत मेन बात क्या थी कि जो आज महाद्वीप की जो अवस्थिति है, जो महासागर और महाद्वीप की अवस्थिति है, वो पहले कैसी थी। तो उन्होंने बताया कि पहले वो जुड़े हुए थे सारे महाद्वीप, जिसको हमने क्या बोला था, पेंजिया या पेंथलासा, जो जुड़े महाद्वीप जुड़े हुए थे पेंजिया, और जो सागर था चारों तरफ उसको बोला हमने पेंथलासा, यानी मेगा ओशियन जो था एक। और जो फिर हमने देखा पेंजिया टूटा, मेगा ओशियन। ठीक है, ओशन मतलब मेगा मतलब बड़ा, ओशियन मतलब सागर, तो मेगा ओशियन बोल देते उसको। तो विशाल जल राशि हमने लिखा था। तो हमने फिर देखा था कि उन्होंने बताया कि जो पेंजिया है वो दो, उसमें मतलब जो महाद्वीपीय भूखंड इतना बड़ा, उसमें क्या हुआ, दो बल लगे जिसके कारण में टूटन विखंडन पैदा हुआ। तो एक बल था पोलर फ्रिंग बल, जिसके कारण क्या हुआ, उत्तर में और दक्षिण में टूटा। तो उत्तर वाला भाग को क्या बोला, लॉरेशिया या फिर अंगारा, और नीचे वाले को क्या बोला, गोंडवाना लॉन्ड। ठीक, तो उन्होंने बताया कि ये पोलर फ्रिंग बल जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैदा हुआ, तो इस बल के कारण टूटा। और उन्होंने बताया कि इसमें विखंडन फिर क्या है, जो टूटे हुए उत्तर, इन दोनों में विखंडन कैसे हुआ कि मान लीजिए ये वाला पोर्शन हो गया तो पश्चिम की ओर गति हुई, इससे उत्तर की ओर गति हुई थी, ये नीचे को नहीं गया था गोंडवाना लैंड, वो ऊपर को गया। ठीक है, उत्तर की ओर गति हुई थी, ये पश्चिम की ओर उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका टूटे इसमें से, और बीच में अटलांटिक सागर बना। ये किसके, कौन से बल के कारण, ज्वारीय बल के कारण। उन्होंने ऐसे करके बताया था। फिर उन्होंने इसके साक्ष्य दिए इसके अपने पक्ष में, और फिर बाद में इनकी हमने आलोचना भी देखी गई थी कि जो बल इन्होंने बताए, पोलर फ्रिंग बल और ज्वारीय बल, ये बहुत उपयुक्त नहीं, क्योंकि इन बलों से इतने बड़े पैमाने में विस्थापन संभव नहीं। ये आलोचना में हमने देखा था। तो हमने देखा था यानी कि उनकी बात का ये तो समर्थन आ गया कि ठीक है, महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, और उससे पता चल रहा है कि अब जो इनमें गति भी हो रही है, ये बात ठीक है, उन्होंने कहा गति हो रही है, उन बल के कारण गति हो रही है। तो चंद्रमा दूर हो गया तो कम बल पड़ रहा है, इस वजह से कम गति चल रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, गति मान रहा है, अभी गति है, लेकिन जो आप प्रक्रिया बता रहे हो कि इसमें गति इस वजह से हो रही है, वो वहाँ पर उस टाइम उपयुक्त नहीं मानी गई थी। तो उसको बाद में एक सिद्धांत आया, संबंध धारा सिद्धांत, कि जो महाद्वीप का जो विखंडन हुआ, पेंजिया का जो विखंडन हुआ, उस पेंजिया के जो विखंडन के लिए अब कौन सा बल उत्तरदायी, उन्होंने कहा पोलर फ्रिंग बल, कि पोलर फ्रिंग बल से वो टूटा है, और ज्वारीय बल से पश्चिम की ओर के लिए टूटा है। तो उन्होंने जो बल बताया वो उसमें हमने देखा था, आलोचना में कमी बताई गई थी। तो अब उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या सिद्धांत आया, संबंध धारा सिद्धांत, जो वो 1912 में, अब उसके बाद में 1930 में आर्थर होम्स नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक, उन्होंने मतलब उस बल, ये संबंध धारा सिद्धांत कैसे कहेंगे, संबंध धारा सिद्धांत वो हुआ जो महाद्वीप के विखंडन के लिए उत्तरदायी है, जो बल, जो धारा है, जो सिद्धांत है, उसको क्या बोलेंगे, संबंध धारा सिद्धांत, यानी कि महाद्वीप का विखंडन के लिए जो बल उत्तरदायी है, तो जो सिद्धांत इसकी व्याख्या करेगा उसको क्या बोलेंगे, संवहन धारा सिद्धांत। तो आर्थर होम्स ने बताया 1930 में उन बलों की व्याख्या की। हमने क्या देखा, उसमें आलोचना उसी बात पर की थी कि जो बल आपने बताया ये पोलर फ्रिंग बल और ज्वारीय बल, वो उचित नहीं है, पिछले वाली क्लास में देखा। तो उन बलों की व्याख्या की जो महाद्वीपों के बड़े पैमाने पर विस्थापन के लिए उत्तरदायी है। ठीक, इन्होंने ये बताया कि वो कौन से बल है जिससे महाद्वीप का विखंडन हो रहा है। उन्होंने बताया कि पोलर फ्रिंग बल और ज्वारीय बल, वो खारिज करा। तो अब इनका मुख्य सिद्धांत क्या हुआ आर्थर होम्स का, वो हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि पृथ्वी को उन्होंने दो परतों में बताया, एक भूपृष्ठ ऊपर वाली जो आपको दिख रही है, ये भूपृष्ठ हुई। ठीक, इसको और उसको इसके नीचे वाली परत को क्या बोला, अधःस्तर, यानी सबस्ट्रेटम बोलते हैं उसको, उन्होंने उसको वाले को क्रस्ट बोला। तो भूपृष्ठ और सबस्ट्रेटम यानी अधःस्तर में बताया। अब उन्होंने क्या कहा कि अधःस्तर में मुख्य सिद्धांत क्या है कि जो अधःस्तर है, अधःस्तर में नीचे वाला हिस्सा, उसमें हमने देखा था, पीछे देखा रेडियो एक्टिव पदार्थ से ऊष्मा निकल रही थी, हमने देखा पृथ्वी नीचे ताप क्यों ऐसे है। तो हमने देखा था पृथ्वी, लोगों ने देखा उसमें वाली क्लास में देखा था, उन्होंने कहा कि पृथ्वी के नीचे गर्म इसलिए तापमान क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि पृथ्वी की बची हुई ऊष्मा इस वजह से गर्म है। किसी ने बताया नहीं, दबाव ज़्यादा पड़ रहा है तो वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे बताया था। फिर एक हमने देखा था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ मिल रहे हैं, उसके समस्थानिक वगैरह मिल रहे हैं, उनसे ऊष्मा निकल रही है। तो वो हमें सर्वमान सबसे अच्छा लगा था, उसमें सबसे उच्च माना था कि हाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, वो सही बात है, उनसे ऊष्मा निकलती है। तो उनसे ऊष्मा निकलने के कारण खनिज पिघल जाते हैं नीचे, चट्टानों खनिज जब खनिज पिघल जाएंगे तो वो जो बिल्कुल पिघल जा रहा है तो वहाँ मैग्मा की स्थिति बनी है गलित अवस्था में, और जो जिनके कुछ चट्टानों कुछ खनिज पिघल जा रहे हैं, कुछ नहीं पिघल रहे हैं, तो वो क्या प्लास्टिक चिपचिपी अवस्था में आ रहे हैं, चिपक जा रहे हैं उस पर। तो हमने पीछे देखा ही था। तो इन्होंने ये बताया कि अधः स्तर में क्या है, समझते चलना, क्योंकि अभी इस डायग्राम पे इन्होंने बताया कि अधः स्तर में, यानी कि अधः स्तर का मतलब क्या हो गया, नीचे भूपृष्ठ जो आपका ऊपर का दिख रहा है वो भूपृष्ठ जो दिख रहा है, अब जो नीचे है वो अधः स्तर है। इस अधः स्तर में क्या है कि जो मैग्मा है, मैग्मा क्या होगा, मैग्मा को आप कैसे बताओगे, मैग्मा क्या चाहिए कि लावा जब ऊपर आ जाए, हाँ वैसे उसे मैग्मा बोलते हैं जमीन के नीचे, तो जब ऊपर आ जाएगा तो उसे लावा बोलेंगे। ठीक है, तो जमीन के नीचे मैग्मा, तो ये मैग्मा क्या है,
मैग्मा कैसे बना होगा, उन्होंने बताया कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो नीचे, उनसे जो ऊष्मा निकल रही है, विमोचित ऊष्मा हो रही है, उससे चट्टानों खनिज पिघल गए हैं। और जब चट्टानों खनिज पिघल गए और बहुत नीचे तो बहुत ज़्यादा पिघल गए, वहाँ पे कुछ चट्टान ऐसी बची नहीं कि जिसका कोई गलनांक प्राप्त ना कर ले। वो इस नीचे इस गहराई की बात कर रहे हैं, वरना थोड़े तो नीचे हल्का ऊपर से थोड़ा नीचे आने पे कुछ चट्टान ऐसे हैं कि जो दबाव के अधीन, उनका जब दबाव बढ़ेगा तो उनका गलनांक थोड़ा बढ़ जाता था, तो वो तो पिघलते नहीं थे। लेकिन जब इतने नीचे की ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर सब पिघल गए हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल ना एक बहुत हॉट स्थिति बहुत बनी हुई है। तो वहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मैग्मा है जो, वो मैग्मा बना कैसे है, पहले तो आपको ये पता नहीं मैग्मा कैसे बना कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो ऊष्मा निकली उनसे चट्टानों खनिज गलित हो गए, तब गलित अवस्था में पड़े हुए हैं। अब वो मैग्मा जो है, वो मैग्मा नीचे से, यानी कि अभी जो लाल लाल जो बना है वो मैग्मा नीचे से, अभी देखो ये डायग्राम में देखो यहाँ पर CMB बना है, ये क्या हुआ, क्रस्ट मेंटल बाउंड्री, आपने देखा ऊपर से आए, ये क्या हो गया, लिथोस्फीयर स्थलमंडल हो गया, ठीक है, ये ऊपर वाला स्थलमंडल। तो इससे हम नीचे यहाँ पर आए इस वाले पे, तो ये यहाँ से अगर बढ़ेंगे 2900 किलोमीटर हमने मान लिया था, ऐसे कर 2900 किलोमीटर की थी ना, तो यहाँ से मेंटल स्टार्ट हो रहा था जब हमने देखा था। तो बीच में दुर्बलता मंडल भी आया था, हमने देखा था स्थल मंडल के बाद सीधे 100 से 200 के बाद 100 से 100 किलोमीटर स्थल मंडल था, 200 तक दुर्बलता मंडल था, फिर 2900 तक था। लेकिन यहाँ पर दुर्बलता मंडल होगा, ठीक है, अलग बात है। लेकिन हमने अभी पूरा इसको इस डायग्राम में क्या बताया कि ये पूरा स्थल मंडल हमने मान के चले, ऊपर स्थल मंडल है और नीचे क्या आ गया, यहाँ पर आ गया ये जो ये वाली बाउंड्री स्टार्ट हो गई, ये कौन सी वाली, मेंटल की बाउंड्री स्टार्ट होगी। लेकिन इसके बीच में हमने परत पढ़ी थी, तो उसमें देखा था कि दुर्बलता मंडल भी आएगा बीच में, ठीक है, यानी कि स्थल मंडल फिर दुर्बलता मंडल। लेकिन अभी ये लिथोस्फीयर मान लो ऊपर, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो बताया सिद्धांत में, इन्होंने कहा भूपृष्ठ है ऊपर का हिस्सा, नीचे अधः स्तर है। तो अधः स्तर में क्या है कि जो मैग्मा है, और मैग्मा कैसे बना, वही रेडियो एक्टिव पदार्थ से उसमें निकली, तो चट्टान खनिज गल गए, तो वो क्या ऊपर की ओर गति कर रहा है, ठीक है, ऊपर मुखी गति कर रहा है। जब ऊपर मुखी गति कर रहा है मैग्मा, ये चीज़ समझते रहना इसको ढंग से, कि यहाँ पे एक बहुत हॉट स्पॉट बना हुआ है मैग्मा का, यहाँ पे इकट्ठा हुआ, यहाँ से ऊपर की ओर गति करा, फिर क्या, जब इसमें चट्टान मिली है, वैसे इसे चट्टान ऊपर दिखेगी, चट्टानों में टकराएगा ऊपर के लिए, पानी से नीचे छोड़ोगे आप किसी के, पानी से नीचे, यहाँ से कोई तली लगा दो ऊपर से बढ़िया पत्थर की, यहाँ से पानी छोड़ोगे तो पानी इधर उधर जाएगा। तो वो क्या है कि जब मैग्मा जो ऊपर गया, तो मैग्मा ऊपर चट्टान मिला, इसमें टकराता जाके, तो हल्के हल्के टकराएगा तो फिशर दरार पैदा करेगा बाद में। लेकिन टकराने के बाद पार्श्व गति मतलब अगल बगल इधर उधर गति करेगा, फिर इधर उधर भाग गया, तो ये मैग्मा ऐसे चढ़ के फिर इधर उधर भागा, तो ये गति इसकी ऐसे हुई। फिर जब यहाँ से गर्म हुआ है, गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, जब गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, गर्म होकर ऊपर उठा और फिर यहाँ पे थोड़ा टकरा के ठंडा हल्का हल्का हो रहा है, तो ठंडा होकर इधर उधर भागा और ठंडा होकर फिर नीचे बैठा, फिर ठंडा होकर नीचे ऐसे बैठा, ठीक, ऐसे गति क्या है। और फिर उसके बाद में जो नीचे आ रहा होगा वो फिर इधर उधर जा रहा है, इधर यहाँ से नीचे आया वो इधर गया, फिर यहाँ पे उठा ऊपर के लिए, फिर टकराया नीचे आया, मतलब ये गोल है पृथ्वी, तो हर तरफ से देखेंगे इधर से तो इधर से ऐसे दिखेगा हमें। तो यानी कि ऐसे करके चक्रण गति बन गई, ऊपर उठा नीचे बैठा, यहाँ से ऊपर। ये क्या है, एक एरो दिख रहा है, एक एरो हो सकता है इधर से, एक एरो और होगा, जो एक एरो ये दिख रहा है, तो एक दो इधर गए, एक नीचे इधर जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें डायग्राम में एक होता है, ये इधर गया और वो टकराया इधर गया, ठंडा होकर नीचे बैठा, ये इधर गया उठा, यानी गर्म होकर यहाँ टकराया, क्योंकि पृथ्वी यहाँ पे खड़े होंगे, हमें यहाँ से दिख रहा है कि तो लेटा हुआ दिख रहा है हमें, लेकिन पृथ्वी के हिसाब से तो ये ऊपर, जो बंदा यहाँ खड़ा होगा वो ऊपर होगा, जो यहाँ खड़ा होगा वो भी ऊपर होगा, पृथ्वी तो इधर को खींच रही ना, तो यहाँ से ऊपर उठेगा, इसके हिसाब से ऊपर है, ये लेफ्ट नहीं है, ये है ना, यहाँ के ये केंद्र है, इसके हिसाब से ये ऊपर है, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, ठीक। तो इधर के लिए ऊपर की गति करी, यहाँ से ठंडा हुआ, इधर टकराया, इधर भी गया होगा, तो जो इधर गया होगा वो हम दिखा नहीं रहे डायग्राम में क्यों बना, तो ऊपर गया ठंडा हुआ नीचे आया, इधर गया ऊपर के लिए ठंडा हुआ नीचे आया टकराया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये बात समझ में आई कि मैग्मा ने ऐसे गति करी, तो मैग्मा का ये जो चक्रीय गति है, तो इस जो अधः स्तर में मैग्मा की चक्रीय गति है, चक्रण जो गति है, इस गति को क्या बोलेंगे, संवहन धारा, ठीक है, कन्वेक्शन करंट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, संवहन प्रवाह, कन्वेक्शन फ्लो, ठीक। ये फ्लो या फिर कन्वेक्शन करंट कुछ भी बोल लो, तो बात ये। और ये जो है इन्होंने कहा ये दो प्रकार की होती है, ये जो आपने कहा संबंध धारा दो प्रकार, कौन कौन सी दो प्रकार की, एक अपसारी संबंध धारा और एक अभिसारी। अपसारी में डाइवर्जेंट और अभिसारी संबंध, ये सी का मतलब वही होना, डाइवर्जेंट कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट, कन्वर्जेंट कन्वेक्शन करंट। तो ये अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब जब दो संबंध धारा ऐसे मिल रही हूँ आपस में, तो ये हो गया अभिसारी, कन्वर्जेंट, कन्वर्ज हो रही हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। और अपसारी का मतलब क्या हुआ, जब दो संबंध धारा अलग जा रही हूँ, डाइवर्ट हो रही हूँ, ठीक है, तो इसको डाइवर्जेंट बोलेंगे, ठीक। तो हमने फिर क्या देखा कि ऐसे मैग्मा है, नीचे से ऊपर मुखी गति कर रहा है, चक्रण है, मैग्मा कैसे चक्रण कर रहा है, तो उन चक्रों को, इस चक्र गति को हमने संबंध धारा बोला या संबंध प्रवाह बोला। ये दो प्रकार की होती है, अपसारी संबंध धारा और अभिसारी। अपसारी को डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट बोलते हैं और इसको अभिसारी को कन्वर्जेंट बोलते हैं। और अभिसारी का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो ऐसे मिल रही हैं ये अभिसारी हो रहा है, अपसारी का मतलब क्या हो गया, जो अलग जा रही है, ठीक। तो ये हो जाएगा।
संबंध आ रहा। तो अब हमने अब इसके डायग्राम देखेंगे अभिसारी अपसारी के कि ये कैसे करके काम कर रहा होगा। ये समझे, ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे यहाँ मैग्मा ऊपर उठ रहा होगा, मैग्मा उठ रहा होगा, ऊपर टकरा रहा होगा, इसमें टकराने से बाद में देखो यहाँ पर दरार पैदा करेगा थोड़ी बहुत, तभी यहाँ से कहीं पर ज्वालामुखी बनती है, तो वहाँ से ज्वालामुखी से वो देखेंगे लावा निकलता है। अब यहाँ डायग्राम में समझो, ये वाला डायग्राम क्या कह रहा है, ये बता रहा है यहाँ पर कि विखंडन, यहाँ पर बता रहे हैं कि विखंडन, ये इसमें विखंडन होगा, किससे विखंडन होगा, हमने ए वाला डायग्राम देखा कि अपसारी, यानी कि जब कोई विखंडन की प्रक्रिया हो रही है तो वो किससे होगी, अपसारी से, और कोई निर्माण की प्रक्रिया होगी तो किससे होगी, अभिसारी से होगी। ये भी हमें समझना है। अब विखंडन कैसे, ये हमने एक ऐसे डायग्राम बना लिया, अब इसको छोटा पोर्शन समझ लो, ये नीचे से मैग्मा ऐसे ऊपर आ रहा है, ठीक है, और ये ऊपर का हिस्सा है भूपृष्ठ वाला, ये अधस्तर है। इनके हिसाब से भूपृष्ठ और अधस्तर में बात हो रही है, और बाकी तो हमने परतें पढ़ी हैं, हमने देखी है, परतें अलग है, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल सब देखी है, वो अलग अवस्था है। लेकिन इनके हिसाब यानी कि ये अधस्तर है, नीचे लाल वाला बनाया, और ये क्या होगा, भूपृष्ठ हुआ इनके। अब यहाँ से ये लावा गर्म होकर ऊपर उठा, ठीक। अब ये हम देख रहे हैं कि अपसारी वाला, कि अपसारी का मतलब क्या है, इधर उधर जाएंगी, तो ऊपर उठा और ये यहाँ पे टकराया। अब इसमें देखो ना, दरार पैदा करी है फिशर, कि वो मार रहा है ऊपर के लिए, ऊपर उठ रहा है, ऊपर जगह नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही, तो इधर उधर जा रहे हैं। फिर जब इधर गया, फिर ठंडा होकर नीचे बैठा, वापस आया, फिर ऐसे गया, फिर पृथ्वी गोल है ना, गोल के कारण ये वापस आ जा रहा है ऐसे करके, और फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो जब तक करता रहा, जब तक कर रहा है, जब तक चल रहा है, जब तक यहाँ पर गर्माहट बनी हुई है, तो यहाँ पर ये ऊपर जाके इससे विखंडन एक टाइम में पैदा हो जाएगा। यहाँ दरार पैदा हुई, अब दरार पैदा हो क्या, इसके सहारे ये जो चट्टान का पार्ट है, ये भूपृष्ठ है, ये थोड़ा इधर खिसक जाएगा। अब एक दिन हल्के एक बार पड़ा, फिर दूसरी बार पड़ा, चट्टान हल्के हल्के दरार पड़ी, दरार पड़ने के बाद दरार जब पड़ जाएगी, अब जो टुकड़े होगा इसका, तो ये टुकड़ा इधर भागेगा, इसके कारण ये जलेगा ना, ये फ्लो करेगा, तो इस फ्लो को इधर ले जाएगा थोड़ा सा, और ये इसको इधर ले जाएगा तैरा के। जो उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा कि नहीं वो कैसे जा रहा है, उन्होंने कहा पोलर फ्रीइंग बल घूम रहा है, तो वो उत्तर के ले गया, और ये ले गया ज्वारीय बल, चंद्रमा सूरज ले गया, इसको इधर ले गया पश्चिम की तरफ, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि नहीं, मैग्मा नीचे से वो ऐसे जो ऊपर कर रहा है, तो वो इसके सहारे जब इधर चल रहा है, तो ये जो प्लावित है, प्लावित है, वो इधर को इधर चला जाएगा, और ये वाला उधर चला जाएगा, ठीक। अब बीच में क्या आ जाएगा, बीच में फिर जल भर जाएगा आगे, तो जल होगा चारों तरफ, यहाँ जल भर जाएगा, तो ऐसे सागर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। भूसन्नति जो बनेगी, हमने देखा था वो उत्तर में, जो हमने देखा ना ऐसे करके, वो पेंजिया जो था, अब वो टूटा ऐसे करके, तो जब वो टूटा ऐसे करके, तो यहाँ जो ऊपर वाला बना और नीचे वाला जो बना, इसमें आगे जल भर गया। अब जो जल भर गया उसको तेज सागर हमने बोला था, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, विखंडन, इससे विखंडन हुआ, ये बीच में जो टूटा विखंडन, एक इधर चला गया, एक पार्ट एक इधर चला गया, ये समझ में आया। ये हुआ कौन सा, अपसारी वाला, यानी कि डाइवर्ट हुआ, तो इससे क्या हुआ, विखंडन की प्रक्रिया हुई। अब हम दूसरा डायग्राम क्या देख रहे हैं कि एक महाद्वीपीय भूपृष्ठ में, पता है कि ऐसे करके यहाँ पे ऐसे महाद्वीप है, और नीचे जाके से जल मिलने लगता है, हमें कम किनारे तक नीचे बढ़ते चले, सागर के तल की तरफ बढ़ते चले हैं। तो ये जो था महाद्वीपीय मग्न तट होता है, जैसे क्या है, ऐसे करके, और उधर से बना है, जैसे अगर ये धरती है ऐसे करके, धरती से ऐसे बढ़ते चला, ऐसे बढ़ते चला, फिर यहाँ पानी आना चालू हो गया, ठीक है। तो इससे क्या है, 200 मीटर की, यानी पानी यहाँ भी है, ये 200 मीटर की गहराई चले जाना। फैदम में गहराई नापते हैं, समुद्र में जब हम गहराई नापते हैं तो फैदम में नापते हैं, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। जैसे हम ऐसे 1 किलोमीटर बोलते हैं, माइल बोलते हैं, और समुद्र में दूरी नापना है जब बहुत है तो नॉटिकल माइल बोलते हैं, 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है। यानी समुद्र के लोग होते हैं तो वहाँ पे कितने दूर है यहाँ से, तो 1 नॉटिकल माइल, 2 नॉटिकल माइल ऐसे बोलेंगे। और ये गहराई कैसे नापेंगे समुद्र, फैदम के हिसाब से, यानी 1 फैदम, 2 फैदम, 3 फैदम। और फैदम क्या है, फैदम मतलब 1 फैदम बराबर 6 फीट, तो ऐसे 6 फीट के आसपास। और बोलेंगे कितनी गहराई में है समुद्र में, तो बोल देगा कोई 2 फैदम, तो इसका मतलब 12 फीट के हिसाब से गहराई में। तो समुद्र में हम ऐसे गहराई नापते हैं और नॉटिकल माइल से दूरी नापते हैं, ठीक है। अब बोलेगा कोई 1.8 किलोमीटर के आसपास, यानी कि आपसे कह दिया गया कि 1 नॉटिकल माइल समुद्र में, तो कितना किलो, अगर असलियत में आप लोग जो किलोमीटर नापते हो तो 1.8 किलोमीटर है ना, ऐसे करके। ये बात समझ में आ रही है लोग, हाँ। दूरी लंबाई से, लंबाई तो गहराई में भी है, हमें तो दूरी देखनी है, तो दूरी का मतलब क्या हो गया, नॉटिकल माइल में, और गहराई फैदम में, लिख लिया। अब यहाँ देख लो थोड़ा, ये जो क्या है, अब हम स्थल से, इधर देखो, स्थल से हम जल की तरफ बढ़ेंगे, तो जल में अगर 200 मीटर तक यहाँ गहराई चले जाएंगे, फिर हमें तल तब भी मिलेगा। तो ये 200 मीटर गहराई, यानी कि अब 200 मीटर फैदम में कन्वर्ट कर लो, अलग बात है। लेकिन हम वैसे मिल रहे हैं जो हम बोलचाल वाली है, 200 मीटर तक को इसको बोलते हैं, यहाँ तक को क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक। महाद्वीपीय वहाँ लिखा है, ये वाले इस पोर्शन क्या बोलेंगे, जहाँ तक इतना पानी 200 मीटर तक गहराई तक का पानी तक क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट। बाकी हम आगे और पढ़ेंगे और किसके क्या क्या बोलते रहते हैं, वो अंदर और गहराई में घुसेंगे। लेकिन ये समझ में आया, देखो महाद्वीपीय मग्न तट इसको बोलेंगे 200 मीटर वाले हिस्से को, और गहराई में चले जाएंगे, बाकी आगे हम देखेंगे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, इस वाले पोर्शन 200 मीटर की गहराई तक को, उसको क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट। ये गहराई लिख लेना। और
तो अब इसको समझने के लिए क्या समझेंगे, ये अभिसारी वाले में, अभिसारी वाले में ये क्या है कि यहाँ से लावा उठ रहा है, देखो इसके यहाँ भी होगा, इधर भी जा रहा होगा एक, ठीक है, वो जा रहा होगा, जब अब हमें इससे मतलब नहीं, अभी वाला डायग्राम हो गया अलग। अब यहाँ से जो लावा इधर जा रहा है, हमें इसको देखना है कि एक जो यहाँ से उठ के इधर जो जा रही है, यहाँ बैठ रही है, तो एक उधर से आ भी रही होगी, है नहीं, कोई पृथ्वी पूरे चक्कर में पूरा गोल पृथ्वी में हर तरह से हो रहा है कि ये गोल है पृथ्वी ऐसे, अभी हटा दें ऐसे पृथ्वी, अगर ये गोल है पृथ्वी ऐसे करे तो इसमें क्या है कि यहाँ से इधर जा रहा है, ऐसे बैठ रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा होगा, ऐसे बैठ रहा होगा, इधर से इधर जा रहा होगा, ऐसे बैठ रहा होगा, और ये इधर से ऐसे हो रहा होगा, है ना, तो सब तरफ से हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जो ये है ये ऊपर उठा, इधर गया, एक इधर भी गया होगा, वो भी मतलब जा भी रहा होगा, तो वो जा रहा होगा तो यहाँ विखंडन पैदा कर रहा होगा, ये महाद्वीपीय तट है ना, महाद्वीप है ये, इसमें विखंडन पैदा हो रहा होगा, एक हम विखंडन वाला समझ चुके हैं, तो अभी हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन एक महाद्वीप में ऐसा भी पोर्शन है जो सागर से सटा हुआ है, तो जो सागर से सटा हुआ है इस वाले में क्या है, एक जो इधर जा रही है वो उसको भूल जाना है, अब ये इधर गया जो धारा संबंध धारा एक, और एक यहाँ से उठ रहा होगा लावा, वो इधर आके ठंडा होकर बैठ रहा होगा नीचे यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में जो मिल रहे हैं, तो जो मिल रहे हैं इससे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है इनका, यानी अब ये अभिसारी हो रही है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये मिलते कहाँ पे आगे, ये दोनों संबंध धारा कहाँ मिलती है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये संबंध धारा जो मिलती है, अभिसारी संबंध धारा कहाँ मिलती है, महाद्वीपीय मग्न तट पर मिलती है, यानी कि 200 मीटर के आसपास की गहराई पे यहाँ पे मिलेंगे, तो ये यहाँ पे मिलती है। तो इसमें ना ऐसे करके ये जिग जैग बनता है, तो ये ऐसे करके मिल रही है आपस में दोनों, ये एक तली सागर की तल मिल रही, और ये महाद्वीपीय भूपृष्ठ और महासागरीय भूपृष्ठ, ये जब आपस में मिल रहे हैं तो ऐसे करके उड़ जाएंगे, जैसे कागज आप टकराओ आपस में, तो कागज ऐसे करके उड़ जाएंगे ना, ऐसे करके फोल्डेड होकर उठ जाएंगे, तो ये ऐसे करके यहाँ पे फोल्डेड होकर इसमें क्रिएशन हो जाता है। यहाँ पे वो क्या है, विनाश के लिए उत्तरदायी हो रही है, ठीक है, और ये क्या है, क्रिएशन के लिए कुछ बना रहे हैं, और वहाँ विखंडन पैदा हो रहा है, उसे टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो इससे क्या हुआ अभिसारी से, इनने बताया कि जो कहीं पे आपको कुछ पर्वत बने मिल रहे हैं वो इसकी वजह से मिल रहे हैं, ये संबंध धारा ऐसी है तो ऐसे संबंध टकरा रही है, तो इनसे पर्वत वगैरह ऐसे बन रहे हैं, और टूट रहा है कहीं पे जो अलग हो रहा है, धीरे धीरे बीच में गैप बढ़ रहा है, वो किससे हो रहा है, अभिसारी से हो रहा है, नीचे मैग्मा ऐसे करके कर रहा है। ये इन्होंने ऐसे बताया जो काफ़ी हद तक उन जो बल के बताया पोलर फ्रिंगवर जॉलीवर उनसे काफ़ी हद तक मान्य रहे, और यही चल रहा है ऐसे करके इन्होंने बताया। लेकिन इनका मूल्यांकन, अब मैं मूल्यांकन का मतलब मैं लिखा क्या अच्छा बुरा, मतलब क्या मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि सीधे अच्छी बात नहीं है, कुछ उसमें एक आध बेकार बात होगी, पुनः नेगेटिव बात वो भी बात लिख दी जाती है, और जैसे हम लिखा ना संबंध जब लिखते हैं तो उसमें समानता अंतर दोनों लिख लेते हैं। तो ऐसे क्या मूल्यांकन में फिर हमने क्या देखा है, अब इनके सिद्धांत का मूल्यांकन करें तो उन्होंने कहा कि प्लेटों की गति के लिए बल सही, इन्होंने बताया कि जो आपने बताया कि प्लेटों की गति कर रही है। अच्छा एक चीज़ और समझो कि जो बात हुई थी पीछे कि पैंजिया का विखंडन हो रहा है, तो उन्होंने कहा 2 बल से हो रहा है, तो उन्होंने 2 बल खारिज कर दिए, तो पैंजिया का विखंडन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, अपसारी, ठीक है, पैंजिया के विखंडन के लिए अपसारी, यानी जो पैंजिया में उत्तर के लिए गति होती है तो वहाँ पे ऐसे मैग्मा नीचे हो रहा होगा, तो वो उत्तर की तरफ भाग गया, एक गोंडवाना लैंड नीचे की तरफ हो गया, नीचे रह गया, और वो उत्तरी दक्षिण अमेरिका वो पश्चिम की तरफ जो गति कर रहे हैं, तो उधर एक धारा उधर जा रही होगी ले जाके, तो उधर ले गई होगी, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये पैंजिया के लिए विखंडन के लिए उत्तरदायी कौन सा हो गया, अपसारी संबंध धारा हो गई, ये भी ध्यान रखना, कहीं अभिसारी अपसारी दोनों एक जैसे लगते हैं बोलने में, तो ऐसे ये इंग्लिश में याद कर लेना, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, कन्वर्ज मतलब मिलना और डाइवर्ट मतलब अलग होना, ठीक। तो उन्होंने कहा कि इसका मूल्यांकन करने में क्या है कि प्लेटों गति के लिए जिन्होंने बल बताया है कि संबंध आ रहा है, कन्वेक्शन करंट है, तो उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है, ये मानना है, ऐसे ही जो आजकल प्लेट जो गति कर रही है जिसमें विखंडन हो रहा है वो इसी की वजह से हो रही है, जिसमें कुछ बन रहा है वो इसी की वजह से बन रहा है, लेकिन इसकी उत्पत्ति में मतभेद है कि ये कैसे उत्पन्न हो रहा है, कि यहाँ से ऊपर उठ रहा है, ये बन कैसे रहा है, यहीं पे ऐसा क्यों यहीं से ऊपर उठ रहा है, यहाँ से और कहीं से नहीं उठ रहा है, ये बन कैसे रहा है, इसकी उत्पत्ति में मतभेद है कि कैसे बनेगा, वो कहाँ से उठ रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ विद्वान क्या कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो मैग्मा घूम रहा है ये क्या है, संपूर्ण मेंटल में है, यानी कि पूरा मेंटल वाला एरिया जो हमने यहाँ बात करा ना कि ये जो पोर्शन बांट लिया, ये तो स्थल मंडल का हो गया इतना, फिर दुर्बलता मंडल चालू हुआ, उसके बाद हमारा चालू हुआ था ना वो जो मेंटल प्रवार, उसके 2900 किलोमीटर के बाद, लेकिन 200 किलोमीटर तक पहले दुर्बलता मंडल भी था। तो कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि ये संपूर्ण मेंटल में घूम रहा है, संपूर्ण मेंटल में, यानी दुर्बलता मंडल में नहीं बात हो रही है, ये इसके ऊपर क्या है, पहले स्थल मंडल मिला, दुर्बलता मंडल मिला, 0-100 तक ये स्थल मंडल, 200 तक दुर्बलता मंडल, ठीक। अब ये मेंटल चालू हुआ, यानी कि वो जो घूम रही संबंध धारा वो इसमें घूम रही है, ठीक है ना, इसमें दुर्बलता मंडल में नहीं आ रही है। उनके कहने का मतलब ये कुछ बताना कि केवल दुर्बलता मंडल में ही घूम रहा है, नीचे मतलब ही नहीं प्रवाह से कि जो दुर्बलता मंडल है इसी में घूम रही है धाराएं, इसके नीचे से मतलब ही नहीं, वो मैग्मा अलग ही पड़ा है, समझ में आ रही है। तो ये मतभेद आ रहा है, तो ये मतभेद है, तो वो उस पर सोच चल रहे हैं अभी भी, लेकिन ये बात समझ में आई कि मतभेद क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दुर्बलता मंडल में सिर्फ घूम रही है धाराएं, नीचे में मतलब ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, दुर्बलता मंडल छोड़ के संपूर्ण मेंटल में घूम रही है, और संपूर्ण मेंटल किस में आ जाएगा, मेंटल दुर्बलता मंडल में आ जाएगा। मेंटल कहाँ से है, 0 से 30 तक क्या है,
क्रस्ट है, 0 से 30 तक क्रस्ट था, हमें पढ़ा था। उस क्रस्ट के बाद 30 के बाद में मेंटल चालू हुआ था। अब उसका 70 वाला पोर्शन उसमें भी तो आ जा रहा है। हमने स्थलमंडल को देखा, स्थलमंडल तो यहाँ तक 100 तक था, ये तो स्थलमंडल 100 तक स्थलमंडल है, लेकिन इससे पहले 30 तक क्रस्ट है और 30 के बाद मेंटल चालू हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण मेंटल में हो रहा है, यानी कि जो कह रहे हैं कि संपूर्ण मेंटल में हो रहा है, प्रावार में हो रहा है, उनका मतलब है मेंटल में दुर्बलता मंडल भी आ रहा है, क्योंकि वो 70 का दुर्बलता मंडल 70 भी तो आ रहा है। तो ये पोर्शन मतलब 30 से स्टार्ट हुआ, 100 से 200 तक है, तो 30 तो ऊपर चला गया, ये चला गया यहाँ तक, और 70 नीचे मिल जाएगा, तो उसके दुर्बलता मंडल भी उसमें आ रहा है। लेकिन कुछ कह रहे हैं नहीं, संपूर्ण मंडल नहीं, सिर्फ दुर्बलता मंडल जो इतना जैसा हिस्सा है उसमें हो रहा है। तो ये मतभेद अभी उत्पन्न हो रहा है। बाकी उन्होंने कहा कि धाराओं की, फिर एक बिंदु ये बताया कि धाराओं की सक्रिय संबंध धारा है वो सक्रिय का एक समान नहीं रहती, मतलब उनकी सक्रियता है जो वो हमेशा कि सब धारा बराबर चले, कोई तेज से उठ रही है, कोई कम उठ रही है, मतलब एक धारा ये गई, एक धारा ये गई, तो हो सकता है ये वाली हल्की चली हो, ये वाली तेज चली हो, तो उस हिसाब से नहीं विखंडन कर पाए, या इसके इसमें इतना बल ही नहीं हो कि इतनी तेज टकराए ला के तो वो पैदा कर पाए। तो संबंध धाराओं की जो सक्रियता है, सक्रियता एक्टिवनेस है, वो एक समान नहीं रह रही है। फिर क्या है, इन संबंध धाराओं की इसी में इनकी धाराओं की ही दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है, कोई इधर चली जा रही है, कोई इधर चली जा रही है, कि जरूरी नहीं है कि ये टकरा के फिर इधर ही आ रहा है, हो सकता है पहले ठंडा होकर बैठ जाए, ये भी तो है जरूर, कहाँ पे टकरा रही कहाँ नहीं टकरा रही ये अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा। और ये सही बात है, क्लियर ऐसे भी नहीं, क्योंकि नीचे जाके थोड़ा देख पाओगे आप, अनुमान ही लगा पाओगे, इसलिए फिर मतभेद भी होते हैं कि किसी ने अनुमान लगा के बताया कि ऐसा हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो उसके अनुमान पर शक करेगा कि भाई वो भी और रिसर्च करके देखेगा, या तो नीचे जाके खुद ही देख लो, ऐसे पता नहीं चल पाएगा, तो फिर तो बचेंगे नहीं। अगला पॉइंट क्या है, भूपृष्ठ के गत्यात्मक स्वभाव के लिए। अब इसकी मतलब इनकी तारीफ किस लिए होती है, इनकी तारीफ इसलिए हो रही है कि हाँ जो भूपृष्ठ है, यानी कि जो ऊपर का महाद्वीपीय पृष्ठ है, वो जो गति कर रहा है, वो आपने सही बता दिया कि क्यों गति कर रहा है, संबंध धारा है, यानी कि उनने बताया था पोलर फ्रिंग बल और ज्वारीय बल बताया था, उसको छोड़ते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। ये वाली बात सही है कि जो संबंध धारा है इनकी वजह से गति तो कर रहा है, ये बात तो ठीक है, इसलिए इन समझ में आया कि इनकी तारीफ इस वजह से हो रही है। और बाकी भविष्य में इस पर और शोध करेंगे तो हमें और जानकारियाँ मिल जाएंगी, और चीज़ शोध करेंगे, फिर उनकी हमें दिशा और जो सक्रियता की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है दिशा में और सक्रियता में, वो भी क्लियर हो सकती है। समझ में आया, ये संबंध धारा सिद्धांत आर्थर होम्स ने 1930 में दिया। ठीक, अब हम समझेंगे सागर नितल प्रश्न आगे वाले में देखेंगे, जो 1960 में आया वो सिद्धांत, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें तो अभी तक जानकारी क्या है इसकी भी इसमें भी एक बिंदु क्या लिख सकते हो, ये भी महासागरीय महाद्वीपीय भूपृष्ठ के बारे में ज़्यादा, महाद्वीप पे ज़्यादा फोकस्ड है कि पैंजिया है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है वो टूटा, ये मेन चीज़ इस पर ज़्यादा है। लेकिन ये सागर का नितल है, ये सागर, इसका सागर का तल है, नितल सी फ्लोर है, जो सी फ्लोर बेडिंग बोलते हैं, ये कैसे मुंह में, इसका क्या पोर्शन है, इसका क्या, इसके बारे में इन्होंने भी ज़्यादा नहीं बताया। जैसे हमने पीछे लिखा ना, उन्होंने सिर्फ केवल बात करी महाद्वीप की बात करी, महासागरीय तल की बात नहीं करी, पीछे लिखा था उस वाले क्लास में हमने कि महासागरीय तल की अस्पष्टता के बारे में उसमें नहीं बताया। ऐसे इन्होंने भी मेन किस पे फोकस रहा है कि पैंजिया महाद्वीप पे फोकस है कि वो टूटा कैसे, हम ये बता रहे हैं। लेकिन अब आगे सागर नितल प्रश्न आएगा, हम सी फ्लोर बेडिंग पढ़ेंगे जब उसमें, तो उसमें क्या देखेंगे कि वो सागर नितल प्रश्न उसके सी फ्लोर में कैसे स्प्रेडिंग हो रही है, वो कैसे बन रहा है, यानी कि सागर फैल रहा है ऐसे करके, वो बड़ा हो रहा है, वो कैसे, और फिर नीचे भी जा रहा है वापस, फिर कैसे हो रहा है, वो हम देखेंगे, तो हमें और क्लियर होगा मामला अभी। लेकिन ये क्या इनकी सिद्धांत से क्या सिद्ध हुआ कि जो महाद्वीप हैं वो मूव कर रहे हैं, गत्यात्मक है, यानी वो डायनामिक कंडीशन में है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगला सागर नितल प्रश्न देखेंगे, उसमें देखेंगे सागर कैसे करके बन रहे हैं, सागर कैसे कर रहे हैं, उसमें रिज होती है, कटक होती है, वो कैसे हो रही है, ज्वालामुखी कैसे बन रही है, धीरे धीरे वो हमारे। लेकिन ज्वालामुखी एक समझो एक तरीके यही है कि जहाँ ये टूट जा रहा है तो वहाँ से लावा निकलने लगेगा, वहाँ ज्वालामुखी एक बनेगी प्रकार से। अब यही टूट रहा है कि सागर के बीच में से भी टूट रहा होगा, हो सकता है सागर होगा, सागर एक बहुत बड़ा सागर है, उस सागर के ये यहाँ से लेकर मान लीजिए सब सागर ही है, तो इसमें तो लावा ऐसे स्टक कर रहा होगा नीचे जाकर, उसके नीचे भी तो वो स्टक करता है, तो जब लावा स्टक करेगा तो यहाँ भी ऐसे कर बहुत लंबी लंबी ज्वालामुखियाँ बन जाती है पूरे बीच में बहुत बड़े सागर में, तो वहाँ ठंडा हो के वहाँ होके पड़ा जाता है लावा, देखते वो भी हम देखेंगे आगे से, भूकंप ज्वालामुखी जब पढ़ेंगे तो समझेंगे आगे कैसे करके बहुत लाइन से बनी रहती हैं, वो भी देखेंगे उनको क्या क्या बोलते हैं, उनकी आकृतियाँ कैसी कैसी हैं। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं कि जो हमारा भारत जुड़ा है, बना है, सब कैसे वो सब देख रहे हैं। ये बात इतने सिद्धांत समझ में आए हैं। अगला सिद्धांत हम सागर नितल प्रसरण वो देखेंगे अगली क्लास में।